ये पहला अवसर है जब धरती के स्वर्ग कश्मीर वैली में देश के 100 स्मार्ट सिटीज़ के प्रतिनिधि मौजूद हैं। डल के सौंदर्य की छाया में स्मार्ट सिटीज़ में स्ट्रीट एवं पब्लिक स्पेसेस के संबंध में शहरों के अनुभव, डिज़ाइन, स्ट्रेटजी और इनोवेटिव इनिशिएटिव पर अगले 2 दिन तक आप चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि इन 2 दिनों में, जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, श्रीनगर में हुए बदलाव को देखने, उसे जीने, इस प्राचीन शहर के कुछ सत्व को वापस अपने शहर ले जाने का अवसर आपको मिलेगा। जब मैं विद्यार्थी था, संयोग से पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग की किया, तब मेरे मन में एक सवाल आता था कि शहर का असली अर्थ क्या है। क्या दुकानें, बड़ी बिल्डिंग शहर है? जब भी ये सवाल सामने आता था तो विद्यार्थी के नाते जो मैं पढ़ता था, मुझे लगता था नहीं, जो नागरिकों की भीड़ दिखती है, जो सामान्य जनजीवन है, मुझे लगता है असली शहर वो है। सड़कों पर इतनी कारें उस समय नहीं थी, मैं बनारस में रहता था, इतनी भीड़ भी नहीं हुआ करती थी। वैसे बनारस हमेशा से अपने समय से ही चलता रहा है, आज भी चल रहा है। दिल्ली या मुंबई के बारे में कभी सोचता था तो लगता था कि शहरों में परेशान होकर अपनी आजीविका कमाने में डूबा व्यक्ति अगर 2 पल के लिए कहीं बैठना चाहे तो दिन भर के धक्कों से भरे मन और शरीर को कहाँ सुकून दे पाएगा। नागरिकों की शहर से जुड़ी दुविधा पर बहुत पहले किसी ने एक शेर कही थी, मैं उसकी 2 पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगा। सड़कों के किनारे खड़े मकान देखिए, सड़कों के किनारे खड़े मकान देखिए, हर मकान बनी है दुकान देखिए, फिरते रहे हैं जो फूलों की खोज में, उनके बदन पर कांटों के निशान देखिए। बनारस में बड़े बड़े घाट थे जहाँ दिन हो रात हो गंगा के किनारे घंटों बैठ करके एक व्यक्ति कुछ सोच सकता था, निहार सकता था। कहीं ध्रुपद का शास्त्रीय संगीत होता था, लोग आनंद ले सकते थे, दोस्तों के साथ बैठकर गप लड़ा सकते थे, चाय की दुकान पर बैठ के चाय पी सकते थे। उस समय बनारस का भी उतना विस्तार नहीं हुआ था जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ। हर हिस्से से गंगा घाट लोगों के लिए सुगमता पूर्वक पहुँचने की उपलब्धता थी। बाकी शहरों में इस तरह के स्पेस नगण्य के बराबर थे। सामान्य आदमी के लिए तो उपलब्धता थी ही नहीं। स्मार्ट सिटी मिशन शुरू होने से पहले तक ये समस्या पूरे देश में रही। तब से मेरे मन में एक बात बैठी थी कि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, फैसिलिटीज़ जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक है। एक वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस हर जगह होना चाहिए, उस शहर की सुंदरता को वही बढ़ाता है, नागरिकों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ वही सुनिश्चित करता है और मुझे लगता है कि नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को ड्राइव वही कर सकता है। ईंट पत्थरों के ढांचे में खड़ी बिल्डिंगें ये जीवंतता पैदा नहीं कर सकती। मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में वाइब्रेंट सिटीज़, जागृत शहरों के संकल्प को आज देश में साकार किया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के अलग अलग शहरों में क्वालिटी सिटी, पीपल सिटी निर्मित करने पर काम भी किया जा रहा है। शहरों की अपनी परंपरा है, अपनी सांस्कृतिक विरासत है, उसकी अपनी विशिष्ट पहचान। उन्हें कैसे कायम रखते हुए सुविधाएं जुटाई जाएं और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट और पब्लिक स्पेसेस का निर्माण भी उसके साथ साथ किया जाए, ये बड़ा जरूरी रहा है। Friends, for centuries, cities across the country are
learning to play by new rules to deal with the challenges. Quite often I have heard that cities must be flexible to respond to the needs of citizens, competition and changes in the market, and they must nurture a few core competencies in race to stay ahead of other cities in terms of economic growth. But that is only half of the task. With cities' operational effectiveness and its superior performance to serve the citizens, we also need to provide them with the choice and the space for activities, which I think is a basic and fundamental unit of quality living. अभी यहाँ के CEO हमारे बाकी अफसरान और मेयर साहब ने तमाम जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की है। उस बात को दोहराना मुझे लगता है ये समय गंवाना ही होगा। मुझे याद है कि मॉडर्न समय में शहरों में पब्लिक स्पेस को लेकर सबसे पहली शुरुआत की कहानी से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये बड़े रोचक तरीके से हुई थी। अमेरिका में सिगार के एक बड़े बिजनेसमैन थे, विलियम पैली उनका नाम था। 1927 में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की उन्होंने शुरुआत की थी। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि अपने पिताजी की स्मृति में कोई पब्लिक स्पेस बनावे हो। अब मैनहट्टन में रहते थे, न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन इलाके में। बीचों बीच बड़ी बड़ी इमारतों में दबे हुए उस पूरे स्थान में उन्हें खाली जगह मिली और कुल दायरा था 4200 स्क्वायर फीट। उन्होंने सोचा कि एक प्रयोग करके देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक आर्किटेक्ट मित्र से उन्होंने बात की। उन्होंने उस पार्क को बनाया, पेड़ लगाने, दीवार बनाने, रैंप, वाटरफॉल को बनाने के बाद कुल 2400 स्क्वायर फीट की जगह बची, जिसमें उन्होंने कुछ वायर चेयर और मार्बल टेबल रख दिए। मई 1967 में वह पार्क बनकर तैयार हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शहर की भागती दौड़ती जिंदगी में कोई उस जगह पर आएगा और 2 पल वहाँ बिताएगा, लेकिन उन्हें हैरानी हुई जब उन्हें बताया गया कि हर घंटे लगभग 15 से 20 लोग वहाँ आ रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़कर के 50-60 पहुँच गई। और आज भी उस 2400 स्क्वायर फीट का जो पार्क है मैनहट्टन में, शहर में जीवन का प्रतीक लोग वहाँ के मानते हैं। जो लोग न्यूयॉर्क गए हैं, मैनहट्टन गए हैं, मुझे लगता है कि उन्हें जरूर सुना होगा। उस पार्क पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी, द सोशल लाइफ ऑफ स्मॉल अर्बन स्पेसेस। मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि आपको वो फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे उदाहरण ह्यूमन स्टैंडर्ड अप्रोच के लिए बड़ा जरूरी है। इस तरह के उदाहरण ही हमें प्रेरित करते हैं कि स्मार्ट सिटी का ऐसा स्वरूप कैसे विकसित हो सकता है जिसमें प्राचीनता के तत्व भी हों, संस्कृति की सुगंध भी हो, परंपरा की पवित्रता भी हो और आधुनिकता का आवरण भी हो तथा स्मार्ट सुविधाएं भी हों। विलियम कार्लोस की 1946 में एक बड़ी प्रसिद्ध कविता आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा, ए मैन इन हिमसेल्फ इज ए सिटी, बिगनिंग, सीकिंग, अचीविंग एंड कंक्लूडिंग हिज लाइफ इन वेज द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सिटी में इम्बॉडी। लिवरपूल शहर के पब्लिक स्पेस के बारे में कार्ल युंग ने लिखा कि लिवरपूल इज पूल ऑफ लाइफ। एक और राइटर है मार्क, वो लिखते हैं कि शहर का सही अर्थ पहली जुबान, पहली भाषा है जो आपके साथ चलती है। उसी तरह रिवर फ्रंट, पार्क, पब्लिक स्पेस ये भाषा से निकली हुई शायरी है और यही इसका सौंदर्य है। यहाँ के लोगों ने, हमारे सहयोगियों ने जम्मू तथा श्रीनगर स्मार्ट सिटी को मैं समझता हूँ किसी थीम के साथ या इसी स्पिरिट के साथ विकसित करने का प्रयास किया है।
मैं समझता हूं कि जिस प्रकार आजकल देश के अनेक शहरों में चर्चा होने लगी है श्रीनगर की, उससे मुझे लगता है कि हमारी कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब रही है। साथियों, मूल रूप से देखा जाए तो स्मार्ट सिटी का मतलब है कि वो सोशल इक्विटी पर आधारित हो तथा जो नागरिकों को हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदान कर सके। इसके साथ भी अन्य चीज़ें जुड़ी हैं जिन्हें मैं शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने तथा शहर के निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक जन अभियान मानता हूँ। ग्रीन, सस्टेनेबल और लिवेबल शहर ही इकॉनमी के ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। इसलिए शहर के हर एक नागरिक के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार हो, स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए। कुछ दिन पहले जम्मू में मुझे अप्सरा हाई स्ट्रीट का लोकार्पण करने का मौका मिला था। उसकी विशेषता मैनहट्टन की तरह बाजारों के शोरगुल में कैसा अर्बन स्पेस क्रिएट हो सका है, जहां लोग बैठ सकें और शहर की आत्मा को भी महसूस करें। आज शाम आप सब लोग जाएंगे, मेयर साहब ने न्योता दिया है। मैं नाम दोहराना नहीं चाहता हूं, सारे नाम पढ़ दिए गए हैं, मैं उसमें टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप जरूर जाइए। मुझे लगता है कि बेहतर अर्बन डिज़ाइन द्वारा अर्बन रिवाइवल की इंजीनियरिंग के बीच में आपको इस शहर की रूह भी महसूस होगी। एक बड़ी पुरानी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ब्रिटिश शासनकाल में श्रीनगर की दुनिया के अनेक शहरों से तुलना करने की बड़ी कोशिश हुई। जितने भी ब्रिटिश राइटर, थिंकर यहाँ घूमने आए, उनमें से ज़्यादातर ने इस शहर की तुलना वेनिस से की। लेकिन एक अंग्रेज राइटर हैं स्कॉट, उन्होंने 1920 में एक किताब लिखी, वो प्रकाशित हुई, और इस शहर की उन्होंने लिखा कि इस शहर की मैं किसी से तुलना नहीं कर सकता। ये अपने आप में अनोखा शहर है, जहाँ की नदियों और मिट्टी में सर्वधर्म समभाव की खुशबू आती है। एथेंस, फ्लोरेंस, वेनिस से इस शहर की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि श्रीनगर हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा का परिचायक है। मुझे लगता है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने ये प्रयास किया है कि उस परंपरा को जीवित रखते हुए इस शहर का विकास किया जाए, ताकि आसपास के अन्य छोटे शहरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन सके। और हमारे डिविजनल कमिश्नर ने बताया कि अगल बगल के हमारे छोटे शहर भी इससे प्रेरणा लेकर के उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जहां आधुनिक समय की आवश्यकताओं के साथ साथ नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को भी सुनिश्चित किया जा सके। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत योजनाबद्ध तरीके से स्ट्रीट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को पूरा किया जा रहा है। आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि इसको जरूर देखेंगे। वो घाटों का सौंदर्यीकरण हो, लेक फ्रंट का रिजिनोवेशन हो, ओल्ड सिटी का हेरिटेज कंजर्वेशन हो, अंडर यूटिलाइज स्पेस का ब्यूटिफिकेशन, ये ऐसे अनेक इनिशिएटिव लिए गए और मुझे लगता है कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाने की कोशिश हुई है। स्मार्ट और डिजिटल श्रीनगर में आपको परंपरा की समृद्धि भी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन का फोकस जहां स्मार्ट सिटी एप्लीकेशंस पर है, उससे कम फोकस सांस्कृतिक विरासत को रिवाइव करने का नहीं है। निदा फाजली साहब ने शायद 80 के ज़माने के हिसाब से ठीक लिखा था कि तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस न हो, तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस न हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कहाँ चराग जलाएं, कहाँ गुलाब रखें, छतें तो मिलती हैं लेकिन मकान नहीं मिलता। इसलिए स्मार्ट सिटी ने कोशिश की है कि आईटी के नर्व सेंटर, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के साथ साथ कल्चरल नर्व सेंटर के लिए भी यहाँ के यूथ को स्पेस मिले, जहाँ वो पेंटिंग भी कर सके, उसके एग्जीबिशन भी लगा सके, लाइव म्यूजिकल कंसर्ट्स भी आयोजित कर सके और छुट्टियों में तमाम बच्चे बच्चियाँ
यहाँ अपने आप म्यूजिक प्रोग्राम आयोजित कर रही हैं। पेंटिंग बनाते हुए बच्चे आपको दिखाई पड़ेंगे। श्रीनगर शहर के अर्बन फैब्रिक के भीतर आपको शहर ख़ास में इसके हेरिटेज तथा कल्चर की भी झलक मिलेगी और इसके साथ साथ 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिक टूल्स भी पर्याप्त मात्रा में आपको दिखेंगे। भविष्य की आने वाली चुनौतियों तथा अर्बन रिजिलियंस के लिए तैयारी भी आप इसमें देख पाएंगे। हर इलाके के डिज़ाइन में इस बात का ध्यान रखने की कोशिश की गई है कि वो ह्यूमन सेंट्रिक हो तथा उसमें जनता की भागीदारी, उसकी सलाह और उनकी आवाज़ भी शामिल है। आज के एजेंडा में मैंने देखा है कि आप लोग आज एक इंटेंस डिज़ाइन वर्कशॉप में भी शामिल होने वाले हैं। वैसे मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, केवल प्रैक्टिस कभी नहीं किया है। सिटीजन की तरह जब मैं सोचता हूं तो बढ़ते अर्बनाइजेशन की वजह से शहरों में ओपन स्पेस एक बड़ी समस्या है और मुझे तो कम से कम नज़र आता है। एक तरफ हर स्पेस को कमर्शियलाइज करने की जद्दोजहद है तो दूसरी तरफ पब्लिक स्पेस के कल्चर को संरक्षित करने की ज़रूरत है। एक सवाल है, क्या किसी शहर को पब्लिक स्पेस, ग्रीन स्पेस, सांस्कृतिक रंगों के बिना ज़्यादा दिन जीवंत रखा जा सकता है? व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि यह असंभव है। ऐसे में जो पब्लिक स्पेस अवेलेबल हैं उन्हें कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ये कोशिश करनी चाहिए। मैंने बहुत पहले एक मैगजीन में पढ़ा था कि किसी नदी के किनारे बेंच बना दिए गए, सामने रेलिंग बना दी गई, पीछे आने जाने के लिए पेडेस्ट्रियन रोड बना दी गई, लेकिन जब कोई उस बेंच पर बैठता था तो उसकी आंख के सामने आधा रेलिंग दिखाई पड़ती थी, आधा रिवर दिखती थी। और इसलिए पब्लिक स्पेस में आम आदमी के कंफर्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता देना ये बड़ा आवश्यक होता है। एक सुझाव मेरा होगा कि पब्लिक स्पेस डिज़ाइन में कम्युनिटी का फीडबैक बड़ा ज़रूरी है। जब केवल डिज़ाइन के हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से हम बनाते हैं और जो लोग इसका उपयोग करने वाले हैं उनका फीडबैक नहीं लेते हैं तो एक ढांचा ही रह जाता है, फिर उसका उपयोग नहीं होता है। और जो स्थानीय लोग हैं, मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि उसके आसपास की एरिया की स्पिरिट क्या है, रहन सहन क्या है और उनकी पसंद क्या है। After all, governance is all about listening to people and creating something that brings a difference in people's lives. There are millions of ways to design a street or a park, and plenty of design books will tell you how to do it. But there is only one way to fill it with charm, and that is feedback from the community. और इसलिए उनसे संवाद करना, जीवंत जागृत पब्लिक स्पेस बनाना ये बड़ा आवश्यक है। और मेयर साहब ने बताया कि पोलो व्यू डेवलप करते हुए इस प्रक्रिया का पालन अच्छे ढंग से किया गया है। आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मॉडर्न टूल के पेनिट्रेशन के बावजूद शायद वो नहीं बता पाएगा कि किस तरह के पब्लिक स्पेस का निर्माण किया जाए जहां लोग जाना पसंद करेंगे, लेकिन इंसान का मन इस बात को जरूर बता देगा। इसलिए पब्लिक स्पेस ह्यूमन सेंटर्ड हो, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आप सभी को इस वर्कशॉप की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और भारत सरकार के हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ये आयोजन श्रीनगर में किया है। फिर से मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।